तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोशुर में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना, सुप्रभात। देखिए, आज है बेसिकली आज है 17 नवंबर 2021 और 17 नवंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकेंगे एमक्यूज टाइप के जो मैंने क्रिएट किए वो कवर करेंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, जिन्होंने भी जो एफसीआई वॉचमैन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने उनकी बहुत मतलब बहुत लोगों का कमेंट्स था कि सर प्लीज़ करंट अफेयर्स वगैरह भी कराइए। तो प्लीज़ देखिए, मेरे को जितना टाइम मिला, जितना मेरे से हो सका कंटेंट बनाने में, मैंने वो अपना एफर्ट लगाया है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिकमेंडेशन मैं रिकमेंड करता हूँ, ये पहली क्लास है तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए जैसे प्रीवियस वीडियो को अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तभी मैं ये जो सुबह सुबह वाली जो करेंट अफेयर्स उसको कंप्लीट कर पाऊँगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग का सपोर्ट और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मेहनत करते हैं तो आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से करिए और हमारी मेहनत को भी समझिए। प्लीज़ पूरा कंटेंट देखिए। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर करिएगा कमेंट्स। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में और जितने उनसे रिलेटेड फैक्ट हो सकते हैं वो मैं आपको दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना। डेली करेंट अफेयर्स का आपको जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो आपको मिल जाना है। तो आप लोग वहाँ पे जाके इसका करेंट अफेयर्स का फुल डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं यहाँ पे जितना एक्सप्लेन करूँगा किसी भी क्वेश्चन को लेके, है ना, तो जब मैं कंटेंट दूंगा आप लोग को पीडीएफ दूंगा उसमें उससे ज़्यादा और एक्सप्लेनेशन रहने वाला है। और देखिए आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, वो बेसिकली जो तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं वो मतलब उसके जवाब होते हैं तथ्यात्मक स्टेटमेंट टाइप, आपको वैसा देखने को मिलेंगे। देखिए, ऐसा करने का पीछे उसका एक ही रीज़न है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की जो मेंटल एबिलिटी है ना, जो मानसिक योग्यता होती है, आप उसका भी अच्छे से परीक्षण कर पाएँ। क्योंकि मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी आने हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आप वो भी अच्छे तरीके से यहीं डेवलप्ड हो जाए। वो भी सुबह सुबह आपकी जो माइंड की है वो एक्सरसाइज अच्छी हो सके, आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी और इम्प्रूव हो सके, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा है। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें बताने का पीछे रीज़न एक ही है क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग जो एफसीआई वॉचमैन की तैयारी कर रहे हैं वो अपना इंप्रेशन आज अच्छा बना के जाए। वीडियो पूरा देखें, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है ना। आपको बताना है कि कोविड-19 के मामलों में ऐसा कौन सा देश है जिन्होंने जो पहली गोली है कोविड-19 के लिए आने वाली है उसको मंजूरी दी है ना। तो कनाडा ने दी है या फिर रूस ने या फिर चीन ने या फिर ब्रिटेन ने। तो आइए इसका आंसर जानते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन जानते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रिटेन ने, है ना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली को मंजूरी दी है। और देखिए, इसके बाद ये नीचे में आपको और इससे रिलेटेड फैक्ट वगैरह मिल जाएंगे, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा है आप, ताकि आपको इन द फ्यूचर में अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह और आते हैं इनसे जुड़े तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके ये जो सारा चीज़ें उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आज का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, है ना। पहला पहला कथन है, इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। या फिर स्टेटमेंट नंबर 2 है, भारत ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है ना। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिख जाते हैं। पहला, क्या केवल कथन ए सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर जो स्टेटमेंट 2 और 1 दोनों सही हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, CO, है ना, COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 में भारत को 10वें स्थान पर रखा है। 2020 में भारत 10वें स्थान पर था, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरे को आंसर बताना हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, ताकि आप लोग को उस चीज़ से थोड़ा बहुत फैक्ट और पता चल सके। बाकी एक्सप्लेनेशन तो आपको सारा चीज़ यहीं पे मिल जाएगा। ओके, आज का तीसरा नंबर का सवाल है, G20 समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन करें। पहला,
वर्ष 1999 में G20 समूह की स्थापना की गई। स्टेटमेंट 2 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। G20 समूह का मुख्यालय ब्राज़ील में है। तो क्या केवल कथन केवल कथन पहला सही है, या फिर केवल कथन दो सही है, या फिर केवल जो कथन ए और बी दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कथन नंबर ए है जी, है ना, कि वर्ष 1999 में G20 समूह की स्थापना हुई थी, केवल यही सही है ना। यहाँ पे आप लोग G20 के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा कौन कौन सी कंट्री है जो G20 में अभी वर्तमान में यहाँ पे उसके सदस्य हैं, है ना। तो G20 विश्व की सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाली देशों का समूह है ना। तो इसके बाद यहाँ पे इसमें और एक्सप्लेनेशन दिए गए। चलिए मैं आपको कंट्रीज़ वगैरह दिखा देता हूँ। ये मैप में यहाँ पे आपको जितने भी, है ना, ये कंट्री वगैरह जो नीले कलर में है, नीले कलर में आपको शो हो रहेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे, है ना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरी तरीके से गेस्ट कंट्री है। अब मैं आपको जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से कंट्री है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे ये G7 है, G8 है और G20 है ना। आपको यहाँ पे जब आप इसका PDF को डाउनलोड करेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे कि G8 में कौन कौन से सदस्य है, G7 में कौन कौन से सदस्य हैं, और उसके बाद G20 के कौन कौन से मतलब जो कंट्री है वो मेंबर है। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप लोग को, और साथ ही साथ जो कंट्री का नेम है वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो आज का चौथा नंबर का सवाल है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? क्या उत्तर प्रदेश में किया गया है, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर हिमाचल प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में? तो आइए फिर जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में, है ना। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। उत्तराखंड को नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान, है ना, ऑर्गेनिक, है ना, ऑरोमेटिक गार्डन मिला है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है। ओके, सो उसके बारे में और यहाँ पे दिए गए, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे आज का 5वां नंबर का सवाल है, वीर गाथा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी को और कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो पहला नंबर है, CBSE ने वीरता पुरस्कार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की, है ना। उसके बाद कथन नंबर 2 है ना, कि इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुर कृत्यों और बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है ना। यहाँ पे तो क्या कथन नंबर 1 सही है, या फिर केवल कथन नंबर 2 सही है, या फिर ऑप्शन नंबर सी केवल कथन 1 और 2 सही है, या फिर, है ना, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है ना। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपके दोनों स्टेटमेंट है, दोनों कथन हैं, वो बिल्कुल सही हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में वीर गाथा परियोजना शुरू की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के संबंध स्कूलों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के आधार पर परियोजनाएं तैयार करने और गतिविधियों में शामिल होने को कहा गया है। ओके, सो उसके बारे में और एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप इसको आराम से पढ़िएगा। आज का 6वां नंबर का सवाल है कि सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया, है ना। ऑप्शन नंबर 2 है, मतलब कथन नंबर 2 है, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्देश्य भारत और विदेश के सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखना है। तो आपको बताना है कि क्या कथन ए सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन ए और दो दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो केवल कथन 2 है, केवल वही सही है, यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर का उद्देश्य भारत और विदेश के सिविल सेवकों की भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता, है ना, क्षमता निर्माण की नींव रखना है। अब देखिए इसके बारे में यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, यानी लपसाना के बारे में, IAS एकेडमी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र
राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यहाँ पे उसका सारा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा उसका क्या उद्देश्य है वो सारी चीज़ मेंशन है। ओके, सो आज का 7वां नंबर का सवाल है, माचिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला पहला कथन है, नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति बॉक्स कर दी है ना। कथन नंबर 2 है कि माचिस की कीमत में वृद्धि 14 साल बाद 2007 में 50 पैसे से बढ़कर 1 रुपये की गई थी, है ना। तो क्या कथन नंबर 1 सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन ए और बी दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केवल कथन 2 है वो सही है, यानी कि माचिस की कीमत में वृद्धि 14 साल बाद 2007 में 50 पैसे से बढ़कर 1 रुपये की गई थी। ओके, यहाँ पे आप लोग उसका देख सकते हैं, उसका सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आज का 8वां नंबर का सवाल है, डेंगू बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कथन नंबर 1 है, डेंगू वायरस मादा एडिस मच्छरों के काटने से फैलता है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, हर साल जनवरी से मार्च के बीच डेंगू के मामलों में तेजी देखी जाती है। क्या कथन 1 ही सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल कथन 1 जो है वो सही है। डेंगू वायरस मादा एडिस, है ना, मादा एडिस, है ना, मादा जो डेंगू वायरस होता है ना वो मादा एनोफिलीज, यहाँ पे एडिस लिखा है, लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही फैलता है। एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। जो पहला ही टॉपिक है, पंजाब में डेंगू बुखार से पीड़ित मामलों की संख्या 16,129 तक पहुँच चुकी है। वर्ष 2016 के बाद अब तक यह सबसे अधिक संख्या है। डेंगू बुखार जो फैलने का चरम समय है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डेंगू बुखार रोग का एक मौसमी पैटर्न होता है, अर्थात यह पूरे साल भर एक समान तीव्रता से नहीं फैलता, बल्कि इसकी चरम सीमा मानसून के बाद आता है। हर साल जुलाई से नवंबर के बीच डेंगू के मामलों में तेज़ी देखी जाती है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि पंजाब में क्या कारण है कि 16,000 से एवब यहाँ पे केसेस आए हैं, उनका यहाँ पे क्या कारण है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसको ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप लोग जो डेंगू जो मच्छर होते हैं उनके प्रकोप से आप लोग बच सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है, प्लीज़ आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। आज का 9वां नंबर का सवाल है कि, है ना, ग्लासगो क्लाइमेट समिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, है ना। पहला कथन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। या फिर कथन नंबर 2 है कि शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा करने वाला भारत दुनिया के प्रमुख कार्बन प्रदूषकों में पहला है। क्या इसके लिए कथन 1 सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 सही दोनों सही हैं, या फिर इनमें से जो कोई भी कथन वो सही नहीं है। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर 1, केवल कथन 1 सही है कि भारत जो है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लेगा। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सारा चीज़ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और मैं ज़्यादा पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जिसमें ज़रूरत होगा मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आज का 10वां नंबर का सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED द्वारा साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या वैक्का को, या फिर वैक्सीन को, या फिर वैक्स को, या फिर वैक्स को, है ना। तो आइए इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो वैक्स है ना, VAX को, है ना, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। अब ये क्यों चुना गया है, कैसे चुना गया है, उसका सारा चीज़ आपको भी नोट ये जो है ना उसमें आपको मिल जाएगा PDF में। और यहाँ पे देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है। कोविड-19 महामारी के कारण टीकों से संबंधित शब्दों में 2021 में वृद्धि देखी गई है, जिसमें डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड और एंटी वैक्सर जैसे शब्द शामिल हैं। ओके, सो आज का 11वां नंबर का सवाल है, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है।
क्या हिमाचल प्रदेश से है, कर्नाटक से, या फिर उत्तराखंड से, या फिर जम्मू कश्मीर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर से इसका जो है संबंध है। तो यहाँ पे उसके बारे में और दिया गया है, एक बार आपको थोड़ा सा यहीं तक का केवल पढ़ के सुना देता हूँ। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल-दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मारूसुदर नदी के मोड़ का वस्तुतः उद्घाटन किया। और देखिए इसमें कितने मेगावाट का उपयोग किया जाएगा, कितने मेगावाट तक यहाँ पे बिजली प्रोड्यूस करी जाएगी, उनके बारे में सारा चीज़ यहाँ पे है, आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज का 12वां नंबर का सवाल है कि वैश्विक मीथेन संकल्प के संदर्भ में कथनों का मूल्यांकन करें। कथन नंबर 1 है, यह मुख्यतः इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करने हेतु एक समझौता है, या फिर इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2010 के स्तर से 30% तक कम करना है। तो क्या इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही है, या मतलब केवल कथन 1 सही है, या फिर कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही है, या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है? आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन ए 1 सही है। यह मुख्यतः इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन के 1/3 की कटौती करने हेतु एक समझौता है। एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का 13वां नंबर का सवाल है, महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, है ना। पहला ऑप्शन है कि पहला नंबर का स्टेटमेंट है, यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए, है ना, जो 5 पाउंड है ना, 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है। या फिर, है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 है, यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है। तो क्या कथन 1 सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई सही नहीं है? आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। यूनाइटेड किंगडम यूके की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए जो 5 पाउंड हैं उनके सिक्के का अनावरण किया है। देखिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाना है। ओके, सो आज का 14 नंबर का सवाल है, श्रीनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें कि हाल ही में यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों का नेटवर्क के एक भाग के रूप में नामित किया है। और उसके बाद कथन 2 है कि श्रीनगर शहरों के शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। इसके लिए क्या केवल जो कथन 1 है वो सही है, या फिर कथन 2 ही सही है, या फिर कथन 1 और 2 सही नहीं, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है? ओके, सो जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हैं। ओके, आप लोग को मिल जाना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और श्रीनगर के बारे में भी मैंने फैक्ट वगैरह इंक्लूड कर दिए, तो यहाँ पे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आज का 15 नंबर का सवाल है कि पीएम पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है कि पीएम पोषण को अब मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद कथन नंबर 2 है कि इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। तो क्या इसके लिए केवल कथन 1 सही है, या फिर केवल कथन 2 सही है, या फिर केवल जो कथन 1 और 2 दोनों सही है, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल कथन 2 सही है ना। यानी कि इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा तक के छात्रों को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन पका हुआ पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे सारा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ मध्याह्न भोजन योजना क्या है वो सारा चीज़ आपको मेंशन यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आज का 16वां नंबर का सवाल है कि तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला कथन है, इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड के रूप में स्थापित किया गया था। कथन 2 है कि पर्वतरोही प्रियंका मोहिते को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इसके लिए क्या कथन ए सही है, या फिर कथन 2 सही है, या फिर दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केवल कथन 2 है वही सही है ना। प्रियंका मोहिते को जो प्रतिष्ठित तेनजिंग नोर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ओके, सो आज का 17वां नंबर का क्वेश्चन है, जनजाति गौरव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कि जनजाति है ना, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को बहादुर
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। या फिर कथन 2 है कि 15 नवंबर को वीर नारायण सिंह की जयंती भी है ना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या पहला सही है या फिर दूसरा सही है या फिर दोनों सही हैं या फिर कोई सही नहीं है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कथन पहला है वही सही है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर 2021 को भारत की आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है। अब जनजाति गौरव दिवस क्या है उसके बारे में सारा चीज़ एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी है वो कौन कौन है उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो बहुत फेमस है। आज का 18वां नंबर का सवाल है, जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। आपको बताना है कि जीका वायरस क्या है, उनके बारे में यहाँ पे जो 2 स्टेटमेंट है वो पास आपको करना है। पहला स्टेटमेंट है कि जीका वायरस मुख्य रूप से एडिस प्रजाति के संक्रमित मच्छरों मुख्यतः एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है, या फिर जीका वायरस का अभी कोई इलाज या फिर टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए केवल कथन 1 सही है या केवल कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों कथन जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो बिल्कुल सही है ना। इसके बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सा जो है पहले प्रभावित हुआ, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जीका वायरस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो आज का 19वां नंबर का सवाल है, गंगा उत्सव के संदर्भ में आपको विचार करना है। आपके जो भी स्टेटमेंट है वो देने हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। या फिर है ना, इस वर्ष गंगा उत्सव को व्यापक बनाते इसका प्रसार नदी घाटियों तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या इसके लिए कथन 1 ही सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन सही नहीं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसके लिए जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे है ना। गंगा उत्सव इस वर्ष 1 से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा है ना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 4 नवंबर को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर हर वर्ष गंगा उत्सव का आयोजन करता है। ओके, तो आप लोग इसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जो कि दिया गया है। 20वां नंबर का सवाल है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला है ना, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन का निर्माण ब्रिटिश काल में वर्ष 1879 और 1881 के बीच किया गया था। कथन नंबर 2 है कि इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को विशेष धरोहर स्थल घोषित किया गया था है ना। क्या इसके लिए कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन सही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कथन 1 है वो सही है ना, कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का निर्माण ब्रिटिश काल में है ना 1879 और 1881 के बीच किया गया था। सारा एक्सप्लेनेशन है। अब आज का 21वां नंबर का सवाल है, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड है ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OSOWOG, पहल के संदर्भ के पीछे निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। क्या OSOWOG के पीछे का विजन द सन नेवर सेट है, या फिर इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत लिया गया है। तो इसके लिए क्या कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज का 22वां नंबर का सवाल है, ब्लू फ्लैग है ना, ब्लू फ्लैग 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 2 है कि ब्लू फ्लैग 2021 का विषय जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी
पीढ़ी के विमानों का एकीकरण है ना। देखिए क्वेश्चन का जो लेंथ होगा ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होगा, लेकिन प्लीज़ मेंटेन करिएगा। मेरे से जैसा हो सकता है मैं आपको वैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है क्वेश्चन को पहचानने का और उससे रिलेटेड फैक्ट को जानने का, वो आपकी बढ़ सके, ताकि आपको इन द फ्यूचर और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको हेल्प मिल सके, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा केवल ए सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही है, या फिर दोनों कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्लू फ्लैग 2021 का विषय है ना जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों का एकीकरण है। आज का 23वां नंबर का सवाल है, कोवैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, है ना। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है ना, या फिर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिल गई है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कथन ए सही है, या फिर केवल कथन दो सही हैं, या फिर कथन दोनों सही हैं ए और बी, या फिर दोनों कथन गलत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए और बी दोनों सही हैं। ओके, सो आज का 24वां नंबर का सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, है ना। इस शिखर सम्मेलन के उद्देश्य G20 देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कटौती करने संबंधी तरीकों पर सामूहिक आधार और ठोस प्रतिबद्धताओं की तलाश करना था, या फिर G20 समूह के नेताओं ने वर्ष 2025 तक के अंत विदेश स्थित नए धूल युक्त कोयला संयंत्रों का वित्त पोषण रोकने की सहमति व्यक्त की। क्या इसके लिए कथन एक सही है, क्या कथन दो सही हैं, या फिर जो दोनों कथन है वो सही हैं, मतलब सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए जो पहला नंबर का जो कथन है वही सही है ना। यहाँ पे जो दिए गए आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो आज का जो 25वां नंबर का सवाल है कि ज्ञान ऐप, आपको बताना है कि ज्ञान ऐप के संदर्भ में कौन सी जो बात है वो सही है। क्या ऐप के द्वारा जिन लोगों को सूचना, सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन की आवश्यकता है वे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों के संपर्क कर सकते हैं और उन्हें कॉल कर सकते हैं, या फिर मानव संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ज्ञान ऐप और प्लेटफॉर्म कंसल्ट लॉन्च किया, है ना। इसके लिए क्या कथन जो एक है वही सही है, या फिर कथन दो सही हैं, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो ऐप के द्वारा जिन लोगों को सूचना, सलाह, परामर्श, मार्गदर्शन की आवश्यकता है वे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं और उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। ओके, सो आज का 26वां नंबर का सवाल है, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। तो इसके लिए क्या कथन एक ही सही है, या फिर कथन दो सही हैं, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मतलब जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं। ओके, सो आज का यहाँ पे 27वां नंबर का सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ना। तो क्या सलमान रश्दी हैं, या फिर खुशवंत सिंह हैं, या फिर अरविंद अदिगा हैं, या फिर सलमान खुर्शीद हैं? ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सलमान खुर्शीद हैं वो सनराइज ओवर अयोध्या, है ना, यानी कि नेशनहुड इन आवर टाइम्स के जो है वो लेखक हैं। आज का हमारा 28वां नंबर का सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कथन एक है, यह भारत के गृह मंत्रालय के तहत प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। और उसके बाद देखिए CRPF 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। क्या इसके लिए कथन एक सही है, या फिर कथन दो सही है, या फिर दोनों कथन सही हैं, या फिर दोनों कथन गलत हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है ना। आज का 29वां नंबर का सवाल है, है ना, ओबव्वा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। है ना, ओंके ओबव्वा ने 18वीं शताब्दी में हैदर अली की सेना से अकेले मसूल के साथ
है ना, भारत के कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद कथन 2 है कि कर्नाटक सरकार ने इस वर्ष से हर साल 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओंके ओबव्वा जयंती मनाने का निर्णय लिया है। ओके, तो क्या इसके लिए कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन किया है और साथ ही साथ जो उनके उपव्यय हैं उनके बारे में भी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ जो है मेंशन करी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। सो आज का सबसे लास्ट नंबर का सवाल है, 30वां नंबर का सवाल है कि स्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। पहला, कि गृह मंत्रालय द्वारा हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की सहायता हेतु यह योजना शुरू की गई है और उसके बाद कथन 2 है, योजना के तहत मुख्य ध्यान पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध आदि पर केंद्रित किया गया है। इसके लिए क्या कथन 1 सही है या फिर दोनों कथन सही हैं या फिर केवल कथन बी सही है या फिर दोनों कथन सही है या फिर दोनों में से दोनों के दोनों कथन गलत हैं? ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, यानी कि केवल जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है, पहला नंबर का जो कथन है वो गलत है। ओके, सो आई होप आज का जो क्वेश्चन है आप लोग को थोड़ा लंबा ज़रूर लगा होगा, लेकिन जो सीरीज़ है आप आई होप आपको पसंद आया होगा। देखिए क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा हाई लेवल का ज़रूर है, लेकिन कोशिश यही है कि आप लोग को जितना सारा इन्फॉर्मेशन हो पीडीएफ के थ्रू आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नॉलेज गेन पाए। और कम टाइम है तो आप लोग कम टाइम में आपके जितने भी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, खास करके जो एफसीआई वॉचमैन के लिए, आप उसका प्रिपरेशन अच्छा कर सकें। हालांकि एफसीआई में जो क्वेश्चन का लेंथ है वो बहुत शॉर्ट में रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें जिनसे आपके वेरियस एग्ज़ाम की और तैयारी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस केवल और केवल एफसीआई वॉचमैन में, फिर भी बढ़िया बात है, बहुत आपको हेल्प मिली होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू रखें, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर चलिए मिलते हैं कल वाले करेंट अफेयर्स में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।